नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कंपल्सिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। कंपल्सिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूएन चार्टर की चैप्टर 7 में आर्टिकल 39 से 51 तक दिया गया है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से मीन्स यूएन हमें प्रोवाइड कराता है कंपल्सिव मीन्स के थ्रू इंटरनेशनल डिस्प्यूट को फाइनलाइज करने के लिए या सॉल्व करने के लिए। यह है 5 मेथड: रिटॉर्शन, रिप्रेजल, एम्बार्गो, पैसिफिक ब्लॉकेड एंड इंटरवेंशन। इनको हिंदी में जानते हैं। रिटॉर्शन का मतलब होता है प्रतिकार करना, रिप्रेजल का मतलब होता है बलपूर्वक प्रतिकार करना, एम्बार्गो का मतलब क्या होता है जहाजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उनको ब्लॉक कर देना, उसको बंद कर देना। पैसिफिक ब्लॉकेड, पैसिफिक मतलब शांतिपूर्वक, ब्लॉकेड मतलब ब्लॉक कर देना, रोक देना मतलब शांतिपूर्वक नाकेबंदी कर देना। और 5वां क्या है? इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस करना, इंटरवेन करना, किसी के डोमेस्टिक मैटर में या एक्सटर्नल इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन करना। आइए इनको हम डिटेल में जानते हैं कि क्या है। रिटॉर्शन का मतलब होता है रिटेलिएशन, मतलब बदला लेना। यह टिट फॉर टैट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। सेम एक्ट डन बाय द अपोजिट स्टेट इज द रिटेलिएशन। फॉर एग्जाम्पल कि if the state declare persona non grata to a diplomatic agent of the another state, the latter may also make the same declaration in respect of the ambassador of the former state. अगर कोई एक स्टेट किसी अनदर स्टेट के डिप्लोमेट के अगेंस्ट पर्सोना नॉन ग्राटा एक्सरसाइज करता है, परफॉर्म करता है, तो जिस स्टेट के एम्बेसडर के अगेंस्ट पर्सोना नॉन ग्राटा परफॉर्म किया गया है, अनदर स्टेट भी उनके यहाँ के एम्बेसडर के अगेंस्ट पर्सोना नॉन ग्राटा को एक्सरसाइज कर सकती है। व्हाट इज पर्सोना नॉन ग्राटा? पहले इस शब्द को समझिए। पर्सोना, पर्सन, नॉन मतलब नहीं, और ग्राटा मतलब वो पर्सन जिसको ग्रांट नहीं किया गया है। मतलब कि अगर कहीं का एम्बेसडर, कहीं का डिप्लोमेट हमारे यहाँ आता है और हम उनके साथ इल ट्रीट करते हैं, उनको वैसी प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उनको वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराते, ऊपर से हम क्या करते हैं कि जिस स्टेट से वो आया है उनको हम नोटिस प्रोवाइड करा देते हैं कि आप इस एम्बेसडर को हमारे यहाँ मत भेजिए। कोई भी डिसेटफुल एक्टिविटीज अगर हम उनके साथ परफॉर्म करते हैं तो सेम स्टेट भी हमारे यहाँ के एम्बेसडर के साथ सेम चीजें परफॉर्म कर सकती है। अनदर चीज, इफ द रिगरस पासपोर्ट regulations made by the state, then former state may also make the similar rigorous rules with respect to the passport. अगर किसी स्टेट के सिटीजन्स के लिए कोई स्टेट रिगरस पासपोर्ट रूल्स बना देता है कि भाई उनके यहाँ के सिटीजन्स हमारे यहाँ ना आ पाए, इसके लिए वो तरह तरह के प्रपंच बना रखा है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जिस स्टेट के सिटीजन्स रोके गए हैं वो स्टेट भी अपोजिट स्टेट के सिटीजन्स के लिए सेम रूल्स एक्सरसाइज कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। सीधा सा मतलब क्या है कि यह टेट फॉर टैट मतलब कि बदले की भावना पर ये मीन बेस्ड है। बट द अफेक्टेड स्टेट कैन ओनली दोज मीन्स और मेजर्स एज रिटॉर्शन विच आर परमिटेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। रिटॉर्शन में सिर्फ वही एक्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं जो कि जिसको इंटरनेशनल लॉ परमिट करती है या प्रोवाइड कराती है। जैसे कि जो लॉस है या इंजरी है उससे ज्यादा एक्ट वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर सकती है रिटॉर्शन के अंदर। चलिए अब हम अगला देखते हैं रिप्रेजल। रिप्रेजल इंक्लूड द कोवर्सिव मीन अडॉप्टेड बाय वन स्टेट अगेंस्ट द अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग सम डिस्प्यूट ब्रॉट अबाउट बाय द लेटर्स इलीगल एंड द अनजस्ट एक्ट। इट इज द अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ द रिटॉर्शन। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट कोई इलीगल या अनजस्टिफाइड एक्ट एक्सरसाइज करता है या परफॉर्म करता है तो वो स्टेट भी उसके अगेंस्ट वहां पे वो चीज परफॉर्म कर सकती है। आइए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नॉलिला इंसिडेंट। नॉलिला इंसिडेंट हुआ पोर्चुगल और जर्मनी के बीच में। इसमें क्या हुआ कि स्पेशल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन 1921 इंस्टीट्यूट किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जर्मन मिलिटेंट्स पोर्चुगल टेरिटरी पर जाते हैं, वॉर करते हैं, और इस वॉर के दौरान क्या होता है कि पोर्चुगल मिलिटेंट जर्मन्स की 3 मिलिटेंट्स को मार देती है। तो इस वॉर के रिजल्टेंट क्या हुआ, कुछ रूल्स लेट डाउन किए गए कि किन किन कंडीशंस में रिप्रेजल लेजिटिमेट है या वैलिड है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि जो स्टेट है उसने अनदर स्टेट के अगेंस्ट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया हो। दूसरा क्या है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है उसके इक्वल ही वहां पे
जो ऑफेंस कमिट किया गया है उसके अगेंस्ट ही वहां पर वो एक्ट या बदले का भावना या वो एक्ट परफॉर्म किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, तीसरी चीज ये है कि अगर किसी स्टेट ने दूसरी स्टेट के अगेंस्ट कोई अनजस्टिफाइड और इलीगल एक्ट परफॉर्म कर दिया है तो जो विक्टिम स्टेट है उसने उससे पीसफुल मीन से उस एक्ट को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फाइनलाइज करने के लिए रिक्वेस्ट किया हो, अगर उसने नहीं किया है और वो डायरेक्ट अटैक वहां पे कर देता है बिना पीसफुल रिक्वेस्ट के, तो वहां पर ये रिप्रेजल हो जाएगा, वहां पे ये एक्ट कोवर्सिव मीन हो जाएगा। तो ये 3 रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं क्या जर्मनी और पोर्चुगल्स में ये रूल्स फॉलो किए गए थे। इस केस में क्या हुआ था कि जर्मनी ने क्या कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को वायोलेट किया था। दूसरी बात, इन्होंने पैसिफिक मीन्स के थ्रू इसको सेटल करने के लिए पोर्चुगल से कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की थी। और तीसरी चीज, इन्होंने क्या किया था, एक्सेसिव मीन्स को यूज कर लिया था उसको सॉल्व करने के लिए जो इंजरी पोर्चुगल के थ्रू जर्मनी को की गई थी। तो जर्मनी ने ये तीनों रूल्स को यहाँ पे वायोलेट किया था। चलिए अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एम्बार्गो। Embargo is a Spanish term which means the detention and it has the technical meaning detention of the ship in the port. Detention का embargo का सीधे सा मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले शिप्स हैं उनको रोक देना। इसको एम्बार्गो करने का मेजर पर्पस क्या होता है, जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उनको रोक देना। जैसा कि आपने कोविड टाइम में देखा होगा, इंडिया और चाइना के बीच में भी सेम चीज हुई थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन की जो सोर्सेज होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। पैसिफिक और सिविल एम्बार्गो क्या होता है, जैसे कि इंडिया कोई अपना पोर्ट या कोई अपना वेसल श्रीलंका को भेजती है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर क्या करती है, इंडिया के अपने वेसल्स को खुद ही रोक देती है। वो कहती है कि वो श्रीलंकन कोस्ट पे नहीं जाएगी, वो वापस हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिविल और पैसिफिक embargo. When the state confine the operation of the embargo of its own vessels, it is known as the Pacific or the civil embargo. Such an operation by state authorities in order to limit or interrupt or terminate the trade and the economic relations with the another state. Embargo is a form of the reprisal. क्या ये हमेशा रिप्रेजल होता है? एम्बार्गो का एक्ट क्या हमेशा रिप्रेजल होता है? ऐसा नहीं है। जब एम्बार्गो किसी पीसफुल मीन के लिए, क्या किसी मीनफुल पर्पस के लिए जब एक्सरसाइज किया जाता है तो वहां पर एम्बार्गो जो है रिप्रेजल नहीं है। लेकिन जब एम्बार्गो किसी डेसेटफुल मीन या किसी वेजिंग वॉर के पर्पस से अगर एक्सरसाइज किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, तो वहां पर ये एम्बार्गो होता है। जैसे कि अगर 2 स्टेट के बीच में वॉर चल रहा है एम्बार्गो का, वहां पे कोई न्यूट्रल स्टेट है, उसका शिप है, उसको हड़प लिया गया, उसको रोक दिया गया, उसको क्या कहते हैं अपने कस्टडी में कर लिया गया, तो इसको वहां पर क्या बोलेंगे, रिप्रेजल बोलेंगे। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इफ अ वेसल इज द डिटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग रेडरेस, embargo deemed as a form of reprisal, but if ship detained any other purposes, it is not regarded as the reprisal. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी पीसफुल मीन के लिए या किसी अच्छे पर्पस के लिए अगर एम्बार्गो किया जा रहा है तो वहां पर ये रिप्रेजल नहीं है। लेकिन एम्बार्गो अगर किसी वेजिंग वॉर के पर्पस या डेसेटफुल मीन से किया जा रहा है तो वहां पर ये रिप्रेजल हो जाएगा। आइए इसको एक और उदाहरण के थ्रू समझते हैं। इफ शिप इज द डिटेन्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द न्यूज ऑफ द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस or during the time of the war, if the belligerent state detain and seizes the ship of the neutral state in the case of the necessity, it would be embargo. मतलब किसी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की न्यूज को फैलने से रोकने के लिए या कोई बेलिजरेंट स्टेट जो है किसी न्यूट्रल स्टेट के शिप को सीज कर लेता है या डिटेन कर लेता है, तो ये वहां पर ये एम्बार्गो कहलाएगा और ये एम्बार्गो रिप्रेजल कहलाएगा। ठीक है ना, ये कोई पीसफुल मीन से नहीं किया जा रहा है। आइए अनदर एग्जांपल देखते हैं। पैसिफिक ब्लॉकेड, मतलब पैसिफिक मतलब शांतिपूर्वक, ब्लॉकेड मतलब नाकेबंदी। ब्लॉकेड का मतलब सीधा सा मतलब आप समझते हैं ब्लॉक कर देना, रोक देना, जैसे कि आजकल लोग व्हाट्सएप पे लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। तो व्हेन अ कोस्ट ऑफ द स्टेट इज द ब्लॉक्ड बाय द अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग इनग्रेस और इग्रेस ऑफ द वेसल्स ऑफ ऑल नेशंस बाय यूज ऑफ द वॉरशिप्स एंड द अदर मीन
इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द स्टेट। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि ये सबसे एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द कंपल्सिव मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। इसको जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू बैन भी कर दिया था कि ये एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पूरा इलीगल होता है। इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम स्टेट है उनके सारे शिप्स को आप एकदम मतलब अनदर स्टेट कवर अप कर लेती है, रोक लेती है, मतलब उनके जो खाने पीने के संसाधन हैं, उनके जो सर्विसेज हैं, उनको रोक दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वहां के पीपल्स को भी मिलिट्री फोर्स के थ्रू रोक लिया जाता है, उसको आगे परफॉर्म नहीं करने दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पैसिफिक ब्लॉकेड हो जाता है। When blockade is applied during the peace time, it is known as the Pacific blockade. Pacific blockade is the blockade exercised by the great power for the purpose of bringing the pressure to bear on the weaker state without actual war. Pacific blockade first time in 1827 employed by the British, French and the Russian ships to block those part of Greece coasts which were occupied by the Turkish troops. पहली बार पैसिफिक ब्लॉकेड को 1827 में परफॉर्म किया गया था ब्रिटिश, फ्रेंच और रशियन शिप्स के थ्रू, जो कि ब्लॉक कर दिया गया था, जिसमें ब्लॉक कर दिया गया था ग्रीस के कोस्ट को। क्यों? क्योंकि ग्रीक कोस्ट जो है विच वॉज ऑक्युपाइड बाय द टर्किश ट्रूप। आइए इस पर हम आगे और चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस क्या करता है कि पैसिफिक ब्लॉकेड को इलीगल डिक्लेयर कर देता है और वो ये भी कह देता है कि इसको आगे परफॉर्म नहीं किया जाएगा। एक रेजोल्यूशन के थ्रू, एक रेजोल्यूशन के आर्टिकल 3 के पैरा सी में इसको क्या कर दिया जाता है कि डेफिनेशन ऑफ द एग्रेशन के अंडर रख दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर 1962 में अमेरिका सेम ब्लॉकेड एक्सरसाइज करता है क्यूबा के अगेंस्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि नेवल ब्लॉकेड वॉज अप्लाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द क्यूबा टू विच द फॉर्मर टर्म एज द क्वारंटाइन ऑफ द क्यूबा। इसमें क्या होता है कि 1962 में ये ब्लॉकेड परफॉर्म किया जाता है अमेरिका के थ्रू क्यूबा के अगेंस्ट। इसमें क्या होता है कि अमेरिका कंटेंड करता है रशिया को कि उसने क्यूबा को न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू असिस्ट किया है, जो कि हैवाना कन्वेंशन के रूल्स को वॉयलेट करता है। हैवाना कन्वेंशन के रूल्स में क्या होता है? हैवाना कन्वेंशन के रूल्स में यही होता है कि कोई क्यूबा को जो है असिस्ट नहीं करेगा, इलीगल या डेसेटफुल मीन से उसको असिस्ट नहीं करेगा। लेकिन रशिया यहाँ पर क्या करता है कि क्यूबा को न्यूक्लियर वेपन के थ्रू असिस्ट करता है। तो ये कंटेंट करता है अमेरिका जो है रशिया के अगेंस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल असेंबली क्या कर देती है कि इसको बैन कर देती है ब्लॉकेड को। लेकिन बैन करने के बाद भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अमेरिका जो है ब्लॉकेड को क्यूबा के अगेंस्ट एक्सरसाइज करता है। तो वो जो रेजोल्यूशन में बैन किया गया था उससे बचने के लिए यहाँ पर अमेरिका जो है अपने इस ब्लॉकेड एक्ट को नाम दिलवा देता है क्वारंटाइन ऑफ द क्यूबा। ठीक है ना, जो कि ठीक है, इन्होंने अपना दिमाग लगाया और उस ब्लॉकेड को इन्होंने क्वारंटाइन ऑफ क्यूबा का नाम दे दिया। बट जो अदर डिप्लोमेट्स ऑफ द स्टेट थे यूएन के, वो तो बेवकूफ तो थे नहीं, उन्हें भी समझ में आ रहा था कि ये क्या परफॉर्म किया गया है, जिसको सीवियरली बाद में काफी क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे स्टेट्स ने इसको सीवियरली क्रिटिसाइज बाय द डेलीगेट्स ऑफ द मैनी स्टेट्स। फिर एंड यूएसएसआर डेलीगेट्स कंडेम्ड द यूनाइटेड स्टेट फॉर वायलेटिंग द चार्टर एंड द इंक्रीजिंग द थ्रेट ऑफ द वॉर। क्योंकि यहाँ पे यूएसएसआर के डेलीगेट जो होते हैं वो भी काफी क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिका को, अमेरिका के इस एक्ट के लिए। ब्लॉकेड एक बार और परफॉर्म किया जाता है बाद में यूनाइटेड किंगडम के थ्रू कोस्ट ऑफ द अर्जेंटीना के अगेंस्ट इन द 1982 फाकलैंड क्राइसिस में, विच इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द पैसिफिक ब्लॉकेड, जो कि जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी काफी क्रिटिसाइज किए जाते हैं, काफी कंडेम किए जाते हैं अदर डिप्लोमेट्स ऑफ द स्टेट्स के थ्रू। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ये खबर 31 दिसंबर 2023 की है। प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका ने जो है चाइनीज रिसर्च वेसल्स को हिंद सी में आने से रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये अभी प्रेजेंट की न्यूज है, जो कि 31 दिसंबर 2023 की न्यूज है। इंटरवेंशन
लास्ट वन इज द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का सीधा सा मतलब होता है इंटरफेयर करना, किसी के डोमेस्टिक मैटर में, मतलब कि जो कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल के पैरा 7 में दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ द इंटरवेंशन, वो प्रोहिबिशन ऑन द इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ द स्टेट्स। तो इंटरवेंशन इज द एक्चुअल द वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले 4 और बताए, वो तो कहीं ना कहीं तब यूज किया जाता है जब वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन इंटरवेंशन क्या होता है कि इट इज द एक्चुअली द वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इंटरवेंशन हमेशा इलीगल होता है? हमेशा इंटरवेंशन इलीगल होता है? नहीं, इंटरवेंशन हमेशा इलीगल नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट जब बढ़ जाता है तो वो तीसरे स्टेट के से असिस्टेंस मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं इंटरवेन करके उस मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे इंटरवेंशन जो है इलीगल नहीं होता है। चलिए हम जान लेते हैं कि इंटरवेंशन क्या है। द इंटरनेशनल लॉ, द कंसेप्ट ऑफ द इंटरवेंशन is tied to notation interference, and when the state intervene in the internal affair of the another state is the violation of the latter's sovereignty. Kinds of the intervention. Intervention कितने प्रकार के होते हैं? इंटरनल, इंटरनल इंटरवेंशन, एक्सटर्नल इंटरवेंशन और पुनिटिव इंटरवेंशन। इंटरनल इंटरवेंशन जो कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल पैरा 7 मतलब आर्टिकल 2 पैरा 7 में मेंशन किया गया है, ये सेम वही चीज है। इसमें क्या होता है कि इट इज द इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इनटू द इंटरनल मैटर, डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ द अनदर स्टेट टेरिटरी और द एयर स्पेस विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई 2 स्टेट किसी क्या बोलते हैं, किसी युद्ध को एक्सरसाइज करती हैं किसी थर्ड स्टेट के अंदर थ्रेट को क्रिएट करने के लिए, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और श्रीलंका जो है एक दूसरे के बीच एक्सरसाइज कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, वैसे ही इसको जान लेते हैं क्या है। इट इज द बेसिकली हैविंग द हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद द अनदर स्टेट एंड मोटिव बिहाइंड दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन इज द जनरली अ वेज वॉर अगेंस्ट द अनदर स्टेट। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि इस वक्त मालदीव के साथ इशू चल रहा हुआ है। मे बी अगर इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे के साथ वॉर को प्रैक्टिस करती हैं मालदीव के अंदर थ्रेट क्रिएट करने के लिए या उसके अंदर ये डर पैदा करने के लिए कि युद्ध छेड़ा जा सकता है, ये कुछ वैसा ही है एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तीसरा क्या है? पुनिटिव। पुनिटिव इज अ टाइप ऑफ द रिटेलिएशन। ये एक तरीके से बदला ही होता है, जहां पर क्या होता है कि वेयर अ स्टेट retaliates the action of the another, it may be the neighboring state which has failed to obey the any kind of international law or norm। अगर कोई स्टेट किसी स्टेट के अगेंस्ट किसी इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट कर देता है, इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को वॉयलेट कर देता है, तो यहाँ पर उसको मतलब कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पर जो विक्टिम स्टेट है उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन या पुनिटिव इंटरवेंशन को एक्सरसाइज करती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू अगर आपको है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ये पूछ सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने के लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।